फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज हम आप लोग को रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आज हम रिसर्च का जो एप्टीट्यूड का पोर्शन है यानी कि शोध आवृत्ति जो होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके जो है कुछ पार्ट्स को हम लेके आए हैं जिसको आप ध्यान से सुनिएगा और ये आप लोग को बहुत ही मददगार होगा दोस्तों रिसर्च एप्टीट्यूड में। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है कि रिसर्च के मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ रिसर्च के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो रिसर्च होता है, शोध होता है, एग्जैक्ट में उसका हम अर्थ क्या निकाल सकते हैं, क्या अनुमान लगा सकते हैं, ये हम पहले समझेंगे। तो यदि हम शोध या रिसर्च की मीनिंग की बात करें तो इसमें सबसे पहले दोस्तों देखिए सर्च की बात आ रहा है, यानी यहाँ पे सबसे पहले ये है कि हम किसी भी क्षेत्र में किसी भी जो है कि कोई भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम सर्च करते हैं या खोज करते हैं। एक सामान्य भाषा में हम ये कह सकते हैं। लेकिन जब हम रिसर्च की बात करते हैं दोस्तों तो ये जो है इंग्लिश का एक वर्ड है जिसका ये अर्थ होता है कि खोज करना, यानी कि पुनः खोज करना। रिसर्च यानी कि फिर से जो है सर्च करना। तो इस तरीके से दोस्तों जो है कि हम ये रिसर्च को आम भाषा में खोज करने से लेते हैं और इसका जो लक्ष्य होता है वो अनुगामी होता है तथा इसका जो उद्देश्य होता है उसको आधार बनाकर एक सीक्वेंस में एक व्यवस्थित रूप से हम साइंटिफिक जो है तरीके से जो है प्राप्त करते हैं। प्राप्त करने की एक कला है, एक आर्ट है, ये कह सकते हैं दोस्तों। तो इसके बाद अब बात आता है कि हम किस चीज़ का खोज करेंगे, यानी कि जो हमारा सर्चिंग हो रहा है या रिसर्च हो रहा है तो हम उसमें दोस्तों कोई प्रॉब्लम होगा, यानी कि एक समस्या होगा जिसके ऊपर हम सर्च करेंगे। तो ऐसे ही हम नहीं जाके किसी चीज़ का हम खोज करने लगेंगे। जब तक हमारे पास एक प्रॉब्लम नहीं होगा तो दोस्तों हम कैसे कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। और दूसरी बात आता है साइंटिफिक सलूशन। जब प्रॉब्लम रहेगा तो एक साइंटिफिक सलूशन भी उसका, यानी कि एक वैज्ञानिक समाधान को हम प्रस्तुत करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों की फॉर्मेशन ऑफ थ्योरी, यानी कि एक सिद्धांत का जो है निर्माण होता है। तो इस तरीके से हम इसका मोटा मोटा जो है अर्थ निकाल सकते हैं, मीनिंग निकाल सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में जो समस्या है उसको वैज्ञानिक सलूशन यानी समाधान निकालने के बाद एक थ्योरी बिल्ड करना, फॉर्मेट करना ही हमारा रिसर्च है। तो आइए दोस्तों हम इसका एक एग्जैक्ट सामान्य एक डेफिनेशन बताते हैं कि क्या हम रिसर्च को कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे है कि रिसर्च इज दैट साइंटिफिक प्रोसेस in which the knowledge base is increased by the use of scientific instruments to score existing knowledge, develop it or discover any new fact। यानी कि जो रिसर्च है, शोध है, वह क्रमबद्ध यानी एक सीक्वेंस में वैज्ञानिक प्रोसेस है, यानी साइंटिफिक प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है दोस्तों। और उसके बाद जिसमें हम वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग द्वारा, यानी कि जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है उसके थ्रू जो है हम जो वर्तमान ज्ञान का परिमार्जन करते हैं, यानी जो एग्जिस्टिंग वर्तमान प्रेजेंट में जो नॉलेज है उसमें हम शुद्धिकरण लाते हैं, उसका जो है उसको डेवलप करते हैं, डेवलप करने की बात करते हैं, या किसी नए तथ्य की खोज द्वारा, यानी कि या फिर कोई न्यू फैक्ट हो उसके खोज द्वारा ज्ञान कोश में वृद्धि की जाती है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि एक सीक्वेंस में साइंटिफिक नॉलेज, एक साइंटिफिक प्रोसेस चलता है जिसमें जो नॉलेज है, जो प्रेजेंट में नॉलेज है, उसको जो है उसमें परिमार्जन किया जाता है और एक नए टेक्स्ट को, न्यू फैक्ट को जो है जो हमारा नॉलेज है उसको डेवलप किया जाता है, उसे हम रिसर्च कह सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। और जो हमारा रिसर्च होता है एक साइंटिफिक मेथड होता है दोस्तों, या मीन्स साइंटिफिक मेथड की तरह काम करता है, जो एक पूर्वाग्रह से मुक्त और व्यक्तिपरक होता है। इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि अनुसंधान की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो इसमें हम सबसे पहले दोस्तों फर्स्ट हम अब इसका जो विशेषता है या कैरेक्टरिस्टिक है उसमें है ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि वस्तुनिष्ठता। इससे हम ये तात्पर्य लगाते हैं दोस्तों कि अनुसंधान के जो प्रोसेस होता है, यानी रिसर्च का जो प्रोसेस होता है, उसमें रिसर्चर का जो उसका प्रेजेंटनेस है, उसका बिहेव है, यानी उसका जो व्यूज़ है एक रिसर्चर का, ये एक जो प्रोसेस होता है उस पे उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि इसमें जो साक्ष्यों का भली भांति एक्सपेरिमेंट, उसका सत्यापन के अतिरिक्त दूसरों के विचारों का को सम्मान करने वाला भी होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का यही मेन मोटो है इसकी विशेषता में। अगर यदि हम इसको एक फॉर एग्ज़ाम्पल लें, कह सकते हैं कि यदि कोई रिसर्चर है वो रूरल एजुकेशन या अर्बन एजुकेशन पर रिसर्च कर रहा हो, तथा वो पहले से ही ये मान ले कि जो रूरल लोग हैं, रूरल पीपुल हैं, गांव के लोग हैं, वो पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं, तथा जो अर्बन जो लोग हैं वो जो है एजुकेट होते हैं, तो इसके कारण जो है उसके रिसर्च पर बहुत ही इफ़ेक्ट हो सकता है दोस्तों। इसलिए रिसर्चर को एक इसका ध्यान देना चाहिए, उसकी ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता को ध्यान रखना चाहिए। वो अपने व्यवहार को कंट्रोल रखे, अपने व्यूज़ को भी अफेक्ट में न लाने दे रिसर्च के ड्यूरेशन। इसके बाद सेकंड है डेफिनेटनेस, यानी कि निश्चयात्मकता। इसका जो ये जो विशेषता है ये होनी चाहिए एक रिसर्च के प्रोसेस के ड्यूरेशन की जो है प्रोसेस एवं जो रिजल्ट दोनों पर ही लागू होता है ये दोस्तों। यानी कि जो रिसर्च का एक प्रक्रिया चल रहा है और जो रिजल्ट आता है, डेफिनेटनेस दोनों पे रहता है। इस प्रोसेस में ध्यान जो है सूचनाओं और जो डाटा का प्लानिंग होता है, कलेक्शन टेस्ट होता है, सभी चरण में यानी कि सभी स्टेप में इसको ध्यान रखना होता है डेफिनेटनेस को। फिर इसके बाद दोस्तों आता है रिलायबिलिटी, यानी कि रिलायबिलिटी से ही पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी विश्वसनीय है। यानी ये रिसर्च में किस तरीके से जो भी डाटा है वो कैसे विश्वसनीय है, कैसे विश्वास के स्तर पर लिया जा सकता है। ये दोस्तों जो है कि रिसर्च का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। यह स्थिरता और सत्यापनशीलता को प्रस्तुत करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें कि सटीक स्रोत जो होते हैं अनुसंधान की विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं, तथा जो त्रुटिपूर्ण स्रोत होते हैं वो इसकी रिलायबिलिटी को कम कर देते हैं। तो रिसर्चर को रिसर्च में रिलायबिलिटी बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि वह जो है डाटा को आधिकारिक स्रोतों जैसे कि एक गवर्नमेंट वेबसाइट आदि से ही लेना चाहिए, तब रिलायबिलिटी बनी रहती है रिसर्च के ड्यूरेशन। इसके बाद दोस्तों इसका कैरेक्टर आता है वैलिडिटी। वैलिडिटी की बात करें तो ये जो होता है दोस्तों कि ये इसका हम कह सकते हैं कि एकदम जो इसमें रॉन्गनेस नहीं रहेगा, जो रिजल्ट आएगा वो पूरी तरह से त्रुटि रहित रहेगा, तथा ये जो रिलायबिलिटी के तुलना में जो कंपैरिजन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों, यह मुख्य रूप से जो प्रोसेस है, जो टूल्स हैं, जो टेस्टिंग होता है रिसर्च के ड्यूरेशन, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये रिसर्च को एक सही डायरेक्शन देता है, और ये इस तरह से इसको हम जो है कि कई टाइप्स में देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट है इंटरनल, सेकंड है एक्सटर्नल, एक्यूरेसी, जनरलाइजेशन। इंटरनल की बात करें दोस्तों तो ये जो है जो काज और इफ़ेक्ट का रिलेशन होता है में जो है कि अधिक सत्य है, यानी कि दो या अधिक चरों के मध्य जो है अच्छे जो काज और
इफेक्ट का संबंध स्थापित करने की क्षमता जो है इसी इंटरनल वैलिडिटी से होता है। फिर एक्सटर्नल वैलिडिटी यानी कि बाह्य वैधता की बात करते हैं। ये जो है स्टडी को इफेक्ट डालता है, जो भी काज हैं, काज को नियंत्रित को मतलब उसको कंट्रोल करना इसका मेन मोटो रहता है। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई कॉलेज हो या स्कूल हो, उसमें टीचर का इफ़ेक्टिवनेस जानने के लिए यदि हम रिसर्च कर रहे हैं तो उस टाइम में हमें स्टूडेंट के जो रिस्पॉन्स हैं जो है पर भी उसका असर हो सकता है। यानी कि जो छात्र हैं इस पर अपनी जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, छात्रों द्वारा जो दी गई एक रिस्पॉन्स है टीचर के प्रेजेंट में वो अफेक्ट हो सकता है। क्यों? बिकॉज कि वो छात्र उसकी जो टीचर है उसके प्रेजेंट में जो उसका रिस्पॉन्स रहेगा वो डर की वजह से चेंज हो सकता है। तो इस तरह से एक्सटर्नल जो वैलिडिटी है दोस्तों बहुत ही इफेक्ट करता है, यानी कि जो बाह्य कारक होते हैं, जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, उन्हें जो है नियंत्रित करने का काम करता है एक्सटर्नल वैलिडिटी। इसके बाद आता है दोस्तों एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की बात करें तो ये जो है शोध प्रोसेस यानी रिसर्च का जो प्रोसेस है, टूल्स है, इसमें एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक्यूरेसी को जो मेज़र करने के लिए रिसर्च साधनों का उचित प्रकार से चयन किया जाता है तथा शोध का जो प्रोसेस है वो हर चरण में अच्छे से टेस्ट किया जाता है। यानी कि एक्यूरेसी को जानने के लिए ये जो है कि हर स्टेप में, रिसर्च के हर स्टेप में अच्छे से परीक्षण करना होता है। जनरलाइजेशन की बात आती है दोस्तों, यानी कि सामान्यीकरण। सामान्यीकरण की बात करें तो प्रत्येक शोध का मूल उद्देश्य यही होता है कि जनरलाइजेशन थ्योरी को इस्टेब्लिश करना और रिसर्च के जो है कि लक्षणों को जो है स्थापित करने के लिए दो लेवल्स को हम बता सकते हैं। एक है कि जो स्मॉल लेवल पे यानी कि छोटे से भाग पर होती है, लेकिन इसके निष्कर्षों को समष्टि पर लागू माना जाता है, और दूसरा ये है कि जो कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन के बाद एक डेवलप अवधारणा को समान स्थितियों में सत्य माना जाता है, यानी कि उसको ट्रू माना जाता है। इस तरीके से दोस्तों जनरलाइजेशन जो होता है वो हर इस रिसर्च का एक जो है मेन मोटो होता है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों इसकी विशेषता काज एंड इफेक्ट। काज एंड इफेक्ट जो है रिसर्च में कार्य कारण संबंधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये एक साइंटिफिक मेथड है जो किसी भी जो इंसिडेंट हुआ है उसके पीछे के काज और इफेक्ट के रिलेशन को ढूंढता है। तो इसकी एक ये विशेषता होगी। फिर इसके बाद सर्कुलर की बात आती है, यानी कि रिसर्च जो होता है दोस्तों ये सर्कुलर होता है, एक चक्रीय प्रक्रिया है, यानी कि ये प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट होता है और प्रॉब्लम के साथ ही एंड हो जाता है। इसके बाद लॉजिकल यानी कि तार्किकता की बात होती है। इसकी एक विशेषता है दोस्तों जिसमें हम इंडक्टिव और डिडक्टिव जो कॉन्सेप्ट होते हैं को विशेष जो है महत्व दिया जाता है। अतः कार्य कारण संबंधों के साथ साथ तार्किकता का जो है महत्व जो है इम्पोर्टेंस अनुसंधान में अधिक है। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल यानी कि अनुभवात्मक आधारित जो भी कॉन्सेप्ट हो उसके लिए, यानी कि प्रत्यक्षीकरण और अवलोकनात्मक जो सिद्धांत पर ये है बेस होता है, क्योंकि एक रिसर्च में इसका अनुभव एक वस्तुनिष्ठता तथा विश्वसनीयता को बढ़ावा देता है। तो इस तरीके से दोस्तों जो है कि जो एक रिसर्च की विशेषताएं होती हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, यानी कि एक रिसर्च का क्या उद्देश्य हो सकता है। दोस्तों किसी भी प्रकार का रिसर्च हो, किसी भी लक्ष्य या उद्देश्य का वो फॉलोइंग होता है यानी अनुगामी होता है। अतः ये पूरी तरह से क्लियर है कि कोई भी रिसर्च जो है उद्देश्य विहीन नहीं हो सकता है। जैसे ही कोई रिसर्च की पृष्ठभूमि निर्मित की जाती है उसी टाइम जस्ट जो है ऑब्जेक्टिव जो है निर्धारित करना पड़ता है जो है
बनाना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों बिना उद्देश्य का हम रिसर्च नहीं कर सकते हैं, यानी कि हमें उद्देश्य बनाना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले यही काम होता है कि किस उद्देश्य से हम ये रिसर्च करने जा रहे हैं। तो इसका पहला उद्देश्य तो ये होता है दोस्तों कि हम ये कह सकते हैं कि जो नए फैक्ट्स हैं उनको सर्च करना, उनको ढूंढना। फिर इसके साथ साथ जो है कि जो नए हम फैक्ट्स खोजने के साथ ही हमारे जो ओल्ड फैक्ट्स हैं उनको भी टेस्ट और टेस्टिंग करना, उनका भी इवैल्यूएशन करना होता है। और किसी भी विशेष स्थिति का सही वर्णन कर समस्या का जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्व करना, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग करना। फिर उसके बाद एक थ्योरी जो है बनाना, ताकि जो मतलब कि घटना के साथ उसका क्या कोरिलेशन है ये भी जानकारी उपलब्ध करना, और साथ ही नए जो न्यू साइंटिफिक टूल्स हैं, थ्योरी हैं, उनको भी डेवलप करना। तो दोस्तों इस आधार पे हम इसके ऑब्जेक्टिव को हम यहाँ पे 4 पॉइंट्स में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट है इसमें थियोरेटिकल ऑब्जेक्टिव। थियोरेटिकल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है साइंटिफिक मेथड के माध्यम से न्यू थ्योरी को, रूल्स को जो है बिल्ड किया जाता है। ये एक व्याख्यात्मक प्रकृति यानी एक्सप्लेनेशन नेचर का होता है। फिर सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है वेरिएबल ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये सत्यात्मक जो है ऑब्जेक्टिव की बात करता है। ये एक फिलोसफिकल नेचर से का होता है, जिसमें दर्शन के आधार पर एक लास्ट जो अंतिम रिजल्ट होता है उसकी प्राप्ति की जाती है। फिर उसके बाद एक फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि तथ्यात्मक उद्देश्य। ये जो है एक डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है दोस्तों। इसका कारण यह है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जो फैक्ट हैं कि खोज करना, उनका एनालिसिस किया जाता है। इसमें जो है हिस्टोरिकल रिसर्च के जो भी होते हैं उसका भी सपोर्ट लिया जाता है फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव में। फिर 4th नंबर पे आता है दोस्तों प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव। प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव होता है कि इन उद्देश्यों को जो है एक डेवलपमेंटल जो है रिसर्च की श्रेणी में रखा जाता है। इनकी प्राप्ति हेतु जो है विभिन्न क्षेत्रों में क्रियात्मक अनुसंधान का जो है सहारा लिया जाता है। इसमें केवल जो है जो यूटिलाइजेशन होता है उसी को महत्व प्रदान किया जाता है प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव में। तो इस तरह से दोस्तों जो है रिसर्च के ये मोटा मोटी जो है 4 ऑब्जेक्टिव हैं। इसके बाद जो है हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करें तो रिसर्च जो है किन किन टाइप में किया जा सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसमें फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, यानी कि परिणाम के आधार पर जो शोध किए जाते हैं उसका हम जिक्र करेंगे। तो इसमें हम देखें तो फर्स्ट है बेसिक रिसर्च और सेकंड है अप्लाइड रिसर्च। यदि हम बेसिक रिसर्च की बात करें तो इसके अंतर्गत दोस्तों जो नॉलेज है वो प्रेजेंट, यानी कि ज्ञान के वर्तमान संग्रह में वृद्धि की जाती है तथा इसके द्वारा एक थ्योरी, एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है। ये दोस्तों एकेडमिक पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छा होता है। ये बेसिक जो होता है एकेडमिक पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। फिर सेकंड जो है अप्लाइड है, यानी कि जो व्यवहारिक रिसर्च किए जाते हैं। इस रिसर्च के द्वारा किसी भी प्रॉब्लम का जो सलूशन होता है, जो भी उसके लिए एलिमेंट्स हैं, या फिर अगर कोई रिसर्चर तथ्यों के आधार पर यानी फैक्ट्स के आधार पर किसी जो एक्शन बेस्ड जो भी प्रॉब्लम है तो जो क्रियात्मक समस्या का समाधान करे, जिसका जो है तुरंत जो है समाधान का, जिसमें तुरंत समाधान की आवश्यकता हो, उसमें व्यवहारिक अनुसंधान का भली भांति उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरीके से बेसिक ऑफ आउटपुट के अकॉर्डिंग है। इसके बाद दोस्तों है
ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, यानी कि लॉजिक तर्क के आधार पर जो है हम कितने भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है इंडक्टिव और सेकंड है डिडक्टिव। इंडक्टिव की बात करें दोस्तों तो इसे हम आगमन जो है कि रिसर्च कह सकते हैं। यह एक ऐसी प्रणाली है, मेथड है, जिसमें हम जो है विभिन्न अनुभव जो भी हमें एक्सपीरियंस होता है उसको हम जनरलाइजेशन के द्वारा जो है कि नॉलेज को प्राप्त करते हैं। सेकंड है डिडक्टिव। डिडक्टिव में हम क्या करते हैं दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति हेतु एक ऐसी तर्क प्रणाली निकालते हैं जिससे हम जनरल से स्पेसिफिक की ओर चलते हैं, यानी कि इंडक्टिव में स्पेसिफिक से जनरल की तरफ आते हैं, लेकिन डिडक्टिव में जनरल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जनरल, यही डिफरेंसेस हम मान सकते हैं दोस्तों, दो तरह का होता है। इसके बाद दोस्तों आता है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसमें भी टू टाइप्स है, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। इसमें हम जांच के आधार पर, जो स्ट्रक्चर्ड है यह दृष्टिकोण जो है आपका डिडक्टिव मेथड की तरह ही है, और जो अनस्ट्रक्चर्ड है ये जो है आपका इंडक्टिव, यानी स्ट्रक्चर जो है डिडक्टिव की तरह है और अनस्ट्रक्चर्ड इंडक्टिव की तरह है। लेकिन जो अनस्ट्रक्चर्ड है इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च से निकटतम रिलेशन भी है। इसके बाद दोस्तों आता है किसके अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। इसमें टू टाइप्स के हैं, यानी कि अवधारणा के आधार पर शोध को हम दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है कॉन्सेप्चुअल एंड सेकंड है इम्प्रिकल। कंसेप्चुअल की बात करें तो ये है वैचारिक अनुसंधान। यह है जो अनुसंधान होता है दोस्तों दार्शनिकों एवं विचारकों द्वारा जो है नई अवधारणाओं या नए कॉन्सेप्ट जो आते हैं उनको डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। और जो इम्प्रिकल होता है दोस्तों, ये जो है अनुभव सिद्ध अनुसंधान होता है। यह जो है ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। इसके बाद दोस्तों आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो उद्देश्य के आधार पर हम शोध को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करें दोस्तों तो इस रिसर्च के थ्रू हम जो कंडीशन है उसका वर्णन किया जाता है, उसको हम जानते हैं कि कैसा कंडीशन है, यानी कि व्हाट, यानी कि क्या है या क्या था, जैसे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है डिस्क्रिप्टिव में। डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो भी रिसर्च किए जाते हैं, इस अनुसंधान में जो है जो रिसर्चर होता है वो जो वेरिएबल्स होते हैं उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है उसका। इसमें सर्वे और पर्याप्त व्याख्या के साथ साथ जो फैक्ट्स होते हैं उनकी खोज को सम्मिलित किया जाता है। इसको हम दोस्तों थ्री टाइप्स में बांट सकते हैं। फर्स्ट है एक्स पोस्ट फैक्टो, सेकेंड है हिस्टोरिकल एंड थर्ड है एनालिटिकल। एक्स पोस्ट फैक्टो की बात करें तो ये घटनोत्तर अनुसंधान इसको कहा जाता है। ये रिसर्च जो है कोई घटना के संदर्भ में आयोजित किया जाता है। यह घटना के स्वतंत्र जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उससे कोरिलेट करता है। फिर सेकेंड है हिस्टोरिकल रिसर्च। इसके जो है अंतर्गत जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भूतकालीन तथा वर्तमान घटनाओं की चर्चा की जाती है। सामान्यतः ये किसी विषय के ऐतिहासिक पहलू पर, यानी हिस्टोरिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू से पे ध्यान केंद्रित करता है। थर्ड है जो एनालिटिकल, यानी कि विश्लेषणात्मक अनुसंधान। इसके अंतर्गत जो है पहले से ही उपलब्ध तथ्यों एवं जानकारी का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो हमारे पास अवेलेबल डाटा है या फिर जो टेक्स्ट हैं, फैक्ट्स हैं, उसी का यूज करके हम जो है रिसर्च करते हैं। इस तरह से डिस्क्रिप्टिव में थ्री टाइप्स के हो गए। उसके बाद आता है कोरिलेशनल
जो है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो है रिसर्च किए जाते हैं, ये टाइप्स हैं। इसमें कोरिलेशन के थ्रू जो है किसी जो कंडीशन है उसमें दो पक्ष हैं, उनके बीच क्या रिलेशन है उसका ज्ञान करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा निश्चित परिस्थितियों में जो प्रमुख कारकों की यानी क्या काज है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कोरिलेशनल में। फिर एक्सप्लेनेटरी जो रिसर्च है इसको हम व्याख्यात्मक अनुसंधान कहते हैं। इस प्रकार के अनुसंधान के अंतर्गत जो है किसी भी घटना के दो पक्ष के बीच क्यों, हाउ, व्हाट, हाउ आदि प्रश्नों के उत्तर देने की चेष्टा की जाती है। इसके बाद एक्सप्लोरेटरी है। एक्सप्लोरेटरी जो होता है दोस्तों, ये समन्वेशी अनुसंधान होता है। इस प्रकार के जो अनुसंधान होते हैं मुख्य अनुसंधान का जो है लघु रूप भी इसे कहा जाता है। ये सामान्यतया जो है अनुसंधान के प्रारंभ में यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट में ही किया जाता है। इसके द्वारा किसी भी घटना के दो या दो से अधिक पहलुओं के बीच संबंध जो है स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। इस अनुसंधान का जो उद्देश्य है तथ्यों को परिभाषित करना, जो प्रॉब्लम है उसे स्पष्ट करना और उसका जो बैकग्राउंड है उसकी जानकारी प्राप्त करना आदि होता है समन्वयी अनुसंधान यानी कि एक्सप्लोरेटरी अनुसंधान के थ्रू। फिर इसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। दोस्तों ये अनुसंधान जो होता है काज और इफेक्ट के रिलेशन को उजागर करता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि कोई स्मोकिंग के कारण जो है फेफड़ों का कैंसर होता है जो एक निश्चित काज और इफेक्ट को दर्शाता है। तो इस तरीके से हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इसको कह सकते हैं। इस तरह से दोस्तों जो है कि हमारा रिसर्च का जो है टाइप्स के बारे में हम डिस्कस किए हैं। और इसके बाद जो है हम लोग जो है रिसर्च के जो उपागम यानी कि अप्रोचेज हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे इसमें देखिए दो तरह से जो है कि दो उपागम यहाँ पे लिए हुए हैं। एक जो है पॉजिटिविज्म और दूसरा है पोस्ट पॉजिटिविज्म। हाँ दोस्तों, तो पोस्ट पॉजिटिज्म एंड पोस्ट पॉजिटिज्म की बात कर रहे हैं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद। यहाँ पे रिसर्च की बात कर रहे हैं दोस्तों। इसमें पॉजिटिज्म जो है प्रत्यक्षवाद की बात करें तो इससे ही हमें स्पष्ट हो जाता है कि इसमें हम जो भी अध्ययन करेंगे वो डायरेक्ट होगा यानी कि प्रत्यक्ष होगा। तो इस जो पॉजिटिविज्म है दोस्तों, इसको सबसे पहले ए काम्टे जो हैं इस जो है अप्रोच को बताया था। ये एक फ्रांसीसी ऑगस्ट काम्टे करके हैं, फ्रांसीसी विचारक हैं, थिंकर हैं, जिन्हें जो है प्रत्यक्षवाद का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों ये अपनी जो बुक है करके कोर्स ऑफ पॉजिटिविज्म, पॉजिटिव फिलॉसफी एंड द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, इन दोनों में ही इन्होंने अपनी जो थ्योरी है उसको बताया है। और इन्होंने कहा है कि जो भी पॉजिटिव के बारे में बताया है कि अंडरस्टैंडिंग एंड डिराइविंग नॉलेज, यानी कि जो भी हम अंडरस्टैंड करते हैं, जो भी ज्ञान है वो जैसे कि ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन, यानी कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित जो भी वैज्ञानिक विधियों यानी कि साइंटिफिक मेथड के थ्रू जो भी हम समझते हैं या जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वही पॉजिटिविज्म है। इनका ये कहना है, काम्ट महोदय का। इन्होंने ये बताया कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड होता है दोस्तों वो
अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियमों द्वारा बहुत ही व्यवस्थित और निर्देशित होता है। अतः इसे केवल हम साइंस के मेथड द्वारा ही हम इसे समझ सकते हैं, न कि कोई धार्मिक या रिलीजियस जो भी बेस है उसके अकॉर्डिंग। इस प्रकार से इन्होंने ये इन सारे टूल्स को बताया कि हम इन्हीं के थ्रू ही जो है नॉलेज को गेन कर सकते हैं। इन्होंने ये कहा कि जो प्रत्यक्षवाद का जो ऑब्जेक्टिव होता है, उन जो इंसिडेंट का वर्णन करना होता है जो प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसी के आधार पर, यानी कि ये काल्पनिक चिंतन का सहारा नहीं लेते हैं। इनका ये कहना है कल्पना को हम नहीं मान सकते, जो हमें डायरेक्ट दिख रहा है हम उसी को ही सत्य मानेंगे। इसके बाद इन्होंने कहा कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसका जो है ऑब्जेक्टिव सत्य को, यानी कि ट्रूथ को सामने लाना है। ये जो है जो क्वांटिटी होता है मेथड, उस पर ज़्यादा जोर देते हैं। और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक जो कार्य प्रणाली से भी संबंधित बताते हैं। और इन्होंने धार्मिक और दार्शनिक विचारों से प्रत्यक्षवाद को बहुत ही दूर रखा। तो इस तरीके से दोस्तों ये कुछ स्टेप बताते हैं कि रिसर्च को किन किन स्तर पे हम कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि सबसे पहले हमें एक टॉपिक डिसाइड करना होता है, यानी कि एक अध्ययन का विषय का सिलेक्शन करना होता है, किस सब्जेक्ट पे हम करना चाहते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो है डाटा कलेक्शन किया जाता है, वो भी किसके थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, यानी कि जो भी आप प्रत्यक्ष रूप से ऑब्जर्व करते हैं उसी के थ्रू आप जो फैक्ट्स है उसे आप वर्गीकृत कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है इन्होंने एनालिसिस की बात की कि डाटा का एनालिसिस जो है कैसे करना है। इन्होंने कहा कि तथ्यों का विश्लेषण करके सामान्य जो विशेषता है उसके आधार पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके बाद ही इन्होंने कहा कि आप कोई निष्कर्ष या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों काम्टे महोदय जो अगस्त काम्टे हैं, इन्होंने रिसर्च के इतने स्टेप्स बताए। इसके बाद दोस्तों हम पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, जो उत्तर प्रत्यक्षवाद है। दोस्तों जिस तरीके से पॉजिटिविज्म जो होता है वो डायरेक्ट जो नॉलेज हमें गेन हो रहा है उसकी बात कर रहा है, केवल साइंटिफिक नॉलेज की बात कर रहा है। लेकिन जो हमारा पोस्ट पॉजिटिविज्म है, उत्तर प्रत्यक्षवाद है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है दोस्तों। इसका ये मानना है कि उत्तर प्रदेश ये लॉजिक देता है कि तार्किक तर्क के साथ साथ आनुभविक जो टिप्पणियों को जोड़कर एक घटना के बारे में जो है अनुमान लगाया जा सकता है। यानी कि ये पॉजिटिविज्म से थोड़ा सा अलग है कि लॉजिक को तो लो, लेकिन जो अनुभव कर रहे हैं उस चीज़ को भी हमें जोड़ना चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि जो साइंटिफिक रीजनिंग होता है और जनरल रीजनिंग में जो है अनिवार्य रूप से एक ही प्रक्रिया है, यानी कि ये सेम प्रोसेस बताते हैं। और ये कहते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे दोनों में कोई भी विभिन्नता नहीं है। डिफरेंसेस क्या है, न्यूमरेटर में, यानी कि जो अंश मात्र का, यानी बोलते हैं ये कि केवल अंश में ही अंतर है। इस तरीके से दोस्तों जो है इनका उत्तर प्रत्यक्षवाद जो है ये जोर देता है कि विज्ञान का लक्ष्य वास्तविकता के बारे में सही तरीके से लक्ष्य प्राप्त करना है, फिर हम लक्ष्य को प्राप्त कर सके या नहीं कर सके। यानी कि विज्ञान साइंस तो ये कहता है कि हमें ट्रूथ को किसी भी हर हाल में सही तरीके से प्राप्त करना है। अगर वो ट्रूथ नहीं है, ट्रू रूप से नहीं मिल पा रहा है, तो हम लक्ष्य को प्राप्त कर सके या ना कर सके इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ट्रू है तभी हमें करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए दो कंडीशन हो जाते हैं कि या तो नहीं या तो हाँ। तो उतनी ट्रूथनेस के अलावा यदि हम एक्सपीरियंस को भी ज्वाइन कर लेते हैं तो अच्छा होगा। इस तरीके से पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है दोनों पे जो है कि
दोनों की बात करता है। इसमें उन्होंने ये बताया कि वैज्ञानिकों के सोचने और काम करने के तरीके और दैनिक जीवन में हमारे सोचने के तरीके अलग अलग नहीं हैं। इन्होंने इस पॉजिटिविज्म के जो भी हमारे राइटर्स हैं उन्होंने बताया ऐसा। इसको फिर इसको जो है कि उत्तर प्रत्यक्षवाद जो है 3 विकासों पर बल देता है। फर्स्ट है इसमें यूज ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्ट्रेटजीज, यानी कि जो भी मात्रात्मक और गुणात्मक रणनीति का प्रयोग करने की बात करता है। फिर उसके बाद प्रश्न जो है, जो क्वेश्चन है रिसर्च के, वो रणनीति की इच्छा होनी चाहिए, यानी कि प्रश्न शोध के आधार पर। इसके बाद थर्ड है, इस पैटर्न में जो है कि बताते हैं तरीका जो है मात्रात्मक बनाम गुणात्मक का इन्होंने बताया। फिर इस तरीके से जो है पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है इन दोनों पे जोर देता है, और जो पॉजिटिविज्म है वो केवल डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की बात करता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेप ऑफ रिसर्च। दोस्तों हमारे मन में ये ख्याल आता है कि हमें रिसर्च करना है तो रिसर्च कैसे करने जाए, अचानक से हम कहीं गए और रिसर्च करने लगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसका एक स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप यदि हम रिसर्च करेंगे तो हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है दोस्तों, कोई भी एक क्रम में, एक प्रोसेस के थ्रू हमें करना होता है। यह एक जिस तरह से हम जानते हैं कि साइंटिफिक मेथड है, जिसमें एक रिसर्चर किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए एक लॉजिकल रूप में यूज करता है। यद्यपि अनुसंधान प्रक्रिया के चरणों के संबंध में विभिन्न जो विद्वान हैं उनमें मतभेद है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स देने जा रहे हैं कि किस तरीके से रिसर्च किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यानी कि समस्या का जो है समस्या को पहचानना होगा। पहली बात ये है कि समस्या कोई भी रिसर्च करने से पहले हमें समस्या या जो घटना है या जो वहाँ पे बिहेव है, प्रश्न का हमें चयन करना होता है। जितनी जागरूकता, जितनी सतर्कता, जितना हमें जिज्ञासा के साथ हम प्रॉब्लम को सेलेक्ट करेंगे, उतना ही जो समस्या है, शोध का समस्या चयन उतने ही अच्छे ढंग से होता है। तो दोस्तों हमें किन किन बातों का जो है कि एक रिसर्च में ध्यान देना चाहिए। दोस्तों इससे पहले हम ये जान लें कि किस प्रकार के जो है कि किस किस टाइप की समस्या हो सकते हैं। कुछ जो प्रॉब्लम होते हैं वो थियोरेटिकल होते हैं, कुछ होते हैं प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ सर्वे बेस्ड होते हैं, कुछ कोरिलेट प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होते हैं। तो ये हमारा जो प्रॉब्लम है उसी टाइम आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो किन किन बातों का हमें ध्यान देना होगा, सबसे पहले हमें ये देखना होगा जो भी प्रॉब्लम हो वो क्लियर हो और मूर्त हो, यानी कि स्पष्ट होना चाहिए। समस्या ऐसा नहीं है कि हाँ ये समस्या हमें क्लियर ही नहीं है, हम उसको उठा लिए कि हाँ ये समस्या है एक्चुअल में। फिर सेकंड है कैन बी रिसॉल्व, यानी कि वो समस्या ऐसी हो जिसका सलूशन संभव हो। यदि वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो उसका समाधान हो सके तो उसको लेना ज़रूरी नहीं है, नहीं तो फिर वो उसका कभी सलूशन ही नहीं निकलेगा। शुड बी न्यू, जो भी समस्या हो वो नया होना चाहिए दोस्तों, नए रूप में होना चाहिए। अगर ओल्ड है तो जो है कि उसमें दिक्कतें आती हैं, उसमें हमें क्या, और अगर ओल्ड पे भी रिसर्च करते हैं लेकिन हमें उसको भी न्यू, कि उसमें क्या न्यू अभी प्रेजेंट टाइम में हो गया है, वो चीज़ जानने के लिए हम कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें न्यू प्रॉब्लम्स पे फोकस करनी चाहिए। फिर आता है बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस, जो भी प्रॉब्लम हो दोस्तों वो हाइपोथेसिस यानी उपकल्पना पर आधारित होनी चाहिए। फिर सेकंड है समस्या जो है
ये व्यवहारिक रूप यानी प्रैक्टिकली यूजफुल हो, व्यवहारिक रूप में उपयोगी हो। और फिर उसके बाद है नॉट मच मनी टाइम एंड लेबर शुड बी लॉस्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि समस्या समाधान में जो है अत्यधिक धन समय परिश्रम का जो है अपव्यय नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें प्रॉब्लम लेना चाहिए। दोस्तों जो अनुसंधान करता है यानी जो रिसर्चर है उसको एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए कि उसे उस रिसर्च प्रॉब्लम में उसका इंटरेस्ट हो। विदाउट इंटरेस्ट वो रिसर्च प्रॉब्लम तो ले लेगा लेकिन उसको पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाएगा, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। इस तरीके से रिसर्चर का इंटरेस्ट भी उस प्रॉब्लम में होना चाहिए। और साथ ही साथ रिलायबिलिटी भी देखना पड़ता है कि वो रिलेवेंट कितना है आज के दौर में। और इसके साथ हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं क्या वो हमारे लिए मतलब कंप्लीट हैं, वो उसके थ्रू हम अपना रिसर्च पूरी तरह से कर सकते हैं। और एथिकल इश्यूज और सॉल्व के बारे में भी, सॉल्व कैसे हो सकता है उसका भी सोच रखना चाहिए। जो भी हमारे नैतिक मुद्दे हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने के टाइम। इसके बाद दोस्तों आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग तो हो गया, इसके बाद हम समस्या की पहचान के बाद हम मेकिंग ऑफ हाइपोथेसिस, यानी इसके बाद हमें हाइपोथेसिस बनाना होता है। दोस्तों हाइपोथेसिस के नाम से ही हमें घबराहट होने लगती है कि हाइपोथेसिस क्या है। हम जब भी रिसर्च करने जाते हैं प्रॉब्लम तो सेलेक्ट कर लिए लेकिन हाइपोथेसिस क्या है यही नहीं समझ में आता है। तो हाइपोथेसिस को हमें समझने के लिए ये रिसर्च प्रॉब्लम के बाद का सेकेंड जो है वर्क होता है। ये समस्या जो पहचान कर लेते हैं तब, और इसका निर्माण करने के लिए एक उद्देश्य बनाना पड़ता है। यानी यदि हम हाइपोथेसिस की बात करें तो ये जो है परिकल्पना, हिंदी इसका शब्द है जो परि प्लस चारों से, परि अर्थात जो चारों है, या परि का मतलब चारों होता है, तथा कल्पना से मिलकर बना है, यानी कि जो चिंतन का सम्मिलित रूप है। तथा इससे ये हम कह सकते हैं कि इसमें हमें सोचना है, थिंकिंग करना है। यह जो है अनुसंधान समस्या से संबंधित समस्त संभावित जो समाधान पर विचार करना, यानी कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, इसी जगह पे दोस्तों हमें करना होता है। इसी जगह पे हमें एक अनुमान लगाना होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि परिकल्पना क्या होता है, एक तार्किक कथन है, एक वाक्य है, एक पूर्व विचार है, एक पूर्व धारणा है जिसे एक रिसर्चर जो है विषय वस्तु की प्रकृति के आधार पर पूर्व निर्मित कर लेता है एवं जिसकी सत्यता की जांच वह शोध के समय ही कर पाता है। यानी कि हम तो हाइपोथेसिस बना लिए लेकिन उसको टेस्ट भी करना होता है। वो कब करते हैं, जब हमारा पूरा रिसर्च कंप्लीट हो जाता है कि जो हम एज्यूम किए थे प्रॉब्लम सिलेक्शन के टाइम में, क्या वो हाइपोथेसिस हमारा सही है कि नहीं है, वो राइट है कि रॉन्ग है, वो टेस्टिंग भी करनी पड़ती है दोस्तों। इसलिए हाइपोथेसिस को हमें बहुत ही ध्यान से समझना पड़ता है। तो इसमें दोस्तों हमें किन किन पॉइंट को, किस किस पॉइंट को हमें ध्यान देना होता है हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना निर्माण के समय। तो इसमें सबसे पहले है to be factual as well as conform to natural rules, यानी कि जो परिकल्पना में मौजूद सभी संदर्भ बिंदु जो है क्रियात्मक, प्रत्यात्मक तथा घोषणात्मक प्रकृति के होने चाहिए, नेचुरल रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेकंड क्या है, बेस्ड ऑन डिडक्टिव कंटेम्पलेशन, यानी कि जो डिडक्टिव कंप्लेशन है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। लिटरल क्लैरिटी एंड सिंपलिसिटी, जो भी जैसे कि हमारा जो फैक्चुअल एज वेल एज कंफर्म, यानी हमारे जो भी फैक्ट हैं वो नेचुरल रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और जो बेस्ड ऑन डिडक्टिव कंप्लेन यानी कि निगनात्मक, यानी कि डिडक्टिव
चिंतन पर आधारित होनी चाहिए। और फिर थर्ड पॉइंट है लिटरल क्लैरिटी एंड सिंपलिसिटी, यानी कि जो भी हमारे परिकल्पना में जो शब्द जो वर्ड यूज किया जा रहा है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए और इजी होना चाहिए। शुड बी फ्री ऑफ प्रिंसिपल रूल्स एंड कॉन्सेप्ट। तो और क्या होना चाहिए दोस्तों, ये जो है सिद्धांत, तथ्य और नियमों और अवधारणाओं से मुक्त होना चाहिए। किससे? प्रिंसिपल से, रूल से एंड कॉन्सेप्ट से। उसके बाद जो है आता है एबल टू प्रोवाइड क्लियर आंसर्स टू ऑल रिसर्च क्वेश्चंस, यानी कि जितने भी क्वेश्चन हैं रिसर्च से रिलेटेड वो सारे जो है कि आंसर देते रहें, ऐसा होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए एक रिसर्चर को हाइपोथेसिस बिल्ड करते समय। इसके बाद दोस्तों जो है हाइपोथेसिस के कितने कितने टाइप्स हैं, किस किस टाइप्स के हो सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। यहाँ पे फर्स्ट है रिसर्च हाइपोथेसिस, सेकंड है नल हाइपोथेसिस एंड थर्ड है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस की पहले बात करते हैं। ये दोस्तों इसमें है कि कोई भी चीज़ हमें करके सीखना, यानी इस थ्योरी पे ये बेस है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि ये कार्यात्मक परिकल्पना के रूप में भी हम इसे इसका नाम जानते हैं। ये टू टाइप्स का होता है, एक डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और एक नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, यानी कि इसमें हम कोई भी चीज़ करते हैं उस सिद्धांत पर ये आधारित है। फिर सेकेंड है आपका नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होता है दोस्तों, ये इस हाइपोथेसिस को जो है हम और भी नाम से जानते हैं, जैसे शून्य, अप्रमाणित, अशुद्ध परिकल्पना भी कहते हैं। यह जो है एक तरह से नकारात्मक परिकल्पना के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये मानकर चलता है कि जो दो वेरिएबल हैं उनके बीच कोई रिलेशन नहीं है, अर्थात दो समूह है, दो ग्रुप हैं, उसमें किसी विशेष वेरिएबल के आधार पर कोई अंतर नहीं है। इस हाइपोथेसिस का यूज जो है केवल स्टैटिस्टिक्स की सांख्यिकी की सार्थकता, यानी कि स्टैटिक को जानने के लिए उसको टेस्ट करने के लिए किया जाता है, नल हाइपोथेसिस। इसके बाद आता है दोस्तों स्टैटिकल हाइपोथेसिस, यानी कि सांख्यिकी परिकल्पना। जब शोध परिकल्पना या शून्य परिकल्पना जब होता है को सांख्यिकी पदों में प्रदर्शित करते हैं या किया जाता है, तो उस विधि को हम क्या कहते हैं, स्टैटिकल हाइपोथेसिस कहा जाता है। इसमें जो पद होते हैं उसको व्यक्त करने के लिए विशेष संकेतों का यूज किया जाता है, जैसे H1, H0, XA, और XB। इस तरीके से हमें इन जो संकेतों, इन कोड के अकॉर्डिंग जो है इसको स्टैटिकल हाइपोथेसिस को व्यक्त करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है दोस्तों एक रिसर्च स्टेप में, तो वो है डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन। अब बात आता है, अभी तक हम लोग प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किए, हाइपोथेसिस कैसे होता है बिल्ड। अब हम जो है कि रिसर्च डिजाइन, यानी कि जो भी हम शोध प्रारूप बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं, उसका क्या है। तो ये जो है कि किस तरीके का डिज़ाइन होना चाहिए जो पर्पस, रिसर्च के पर्पस को फुलफिल कर सके। तो जो ये रिसर्च डिजाइन होता है एक जो है प्रश्न का, यानी क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए परिस्थिति का वर्णन करने या हाइपोथेसिस टेस्ट से संबंधित होता है, जो एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो है प्लानिंग करके जो है किया जाता है, ताकि जो है रिसर्च पर एक कंट्रोल बना रहे। जो रिसर्च डिजाइन होता है दोस्तों, ये जो है मुख्यतः किसी भी शोध कार्य से पहले ही कर लिया जाता है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है
सीमेंटिक डिज़ाइन, यानी कि एक क्रमबद्धता होनी चाहिए जो भी इसके अनुसंधान को किया जाता है, रिसर्च डिज़ाइन होती है। उसके बाद डिसाइड डायरेक्शन, एक सुनिश्चित दिशा होनी चाहिए, स्पष्ट दिशा होनी चाहिए। इसमें ये सारी चीज़ें ध्यान देने के लिए है। आंसरिंग क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन, यानी कि जो भी रिसर्च में उठाए गए प्रश्न हैं, जो प्रॉब्लम है, उनका उत्तर देना और समस्या समाधान ढूंढना। और वैलिडेट द कंक्लूजन, यानी कि जो भी कंक्लूजन है अनुसंधान में उपस्थित त्रुटियों को दूर कर उसके जो एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष को वैध बनाना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देनी होती हैं, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों मेन रिसर्च डिज़ाइन का। इसके बाद आते हैं टाइप्स कि रिसर्च डिज़ाइन किन किन टाइप्स में होता है। तो इसमें सबसे पहले है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होता है उसे हम अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप भी कहते हैं। किसी भी विशेष सामाजिक घटना का उत्तरदायी कारण खोजने में ये प्रयुक्त होता है, यानी कि कोई विशेष स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो, इंसिडेंट हो, उसके लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन बनाई जाती है। फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन है, ये कब होता है? इसका उद्देश्य जो है विषय के बारे में, यानी कि जो टॉपिक है उसके बारे में डाटा कलेक्शन कर उनका पूरा विवरण प्रस्तुत करना होता है डिस्क्रिप्टिव में। डायग्नोस्टिक है, ये उस टाइम में किया जाता है जब कोई समस्या के वास्तविक कारणों का जानकर उसका एक डायग्नोसिस करना, निदान करना हो, तो हम इसका यूज करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का यूज कहाँ पे करते हैं दोस्तों? ये सामाजिक घटनाओं एवं व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए अपनाया गया प्रारूप होता है। तो इस तरीके से जो दोस्तों जो रिसर्च डिज़ाइन होता है इन टाइप्स में किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, जो स्टेप है वो सेलेक्टिंग सैंपल्स, यानी सैम्पलिंग करना। कैसे हम सैम्पलिंग को हम न्यायादर्श कहते हैं हिंदी में, कि कैसे हम न्यायादर्श का चुनाव या सैम्पलिंग का चुनाव करते हैं। दोस्तों सबसे पहले सैम्पलिंग होता क्या है हमें ये समझने की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों यहाँ पे पॉपुलेशन दिया हुआ है, इससे कुछ हमें क्लियर हो रहा है कि जो पॉपुलेशन है इतना ढेर सारा है, उसमें से हम थोड़े को लेकर काम कर रहे हैं, यानी कि इसमें से हम किसी को भी सेलेक्ट कर ले रहे हैं। इसमें जो है इसके मेथड होते हैं, अभी हम आगे बताएंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे पॉपुलेशन में से हम थोड़े का चुनाव करके उस पर स्टडी कर रहे हैं, तो वही सैम्पलिंग हो जाता है। दोस्तों सैम्पलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? दोस्तों क्या है कि बहुत सारा एक गांव में या एक अर्बन एरिया में हमें स्टडी करना है, तो हम पूरे पॉपुलेशन को लेकर करेंगे तो हमारे पास उतना न टाइम रहेगा और न ही धन होगा, पैसे भी उतने नहीं होंगे। तो हमें कम समय में जो है कम पैसे में काम करना है, तो इसलिए हम जो है सैम्पलिंग मेथड को लेकर आए हैं। सैम्पलिंग मेथड को रिसर्च में लाकर एक तरह से बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि इसके बिना हम जो है कि रिसर्च करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़े जो पॉपुलेशन है उसको समझना, उस पर स्टडी करना बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। इस तरीके से सैम्पलिंग के थ्रू हम जो है काम करते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि सैम्पलिंग क्या है। सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से मोटा मोटी कह सकते हैं कि जनसंख्या की समस्त जो इकाई है, इकाइयों में से अध्ययन के लिए कुछ निश्चित इकाइयों की जो है एक निश्चित विधि के, एक मेथड के थ्रू हम दोस्तों पॉपुलेशन लेते हैं। ऐसे नहीं कि हम गए बस उठा लिए, तो वो सही नहीं रहेगा। तो वो जो चयन करते हैं उसी को हम सैम्पलिंग कहते हैं, इसका एक मेथड होता है। तो आइए हम उस मेथड के बारे में समझते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 टाइप दिया है, एक प्रॉबिलिटी दिया है, एक नॉन प्रॉबिलिटी। प्रॉबिलिटी यानी कि संभाविता, प्रतिदर्श यानी संभाविता जो सैम्पलिंग होता है। नॉन प्रॉबिलिटी मतलब जो है असंभाविता प्रतिदर्श। तो हम सबसे पहले प्रॉबिलिटी की बात करेंगे। प्रॉबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है? इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो पॉपुलेशन के जो सदस्यों के प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना वाला प्रतिदर्श जो है सैम्पलिंग,
संभाव्यता प्रतिदर्श कहलाता है। इसमें सबसे पहले सिंपल रैंडम है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को हम बहुत ही ईजी वे में समझ सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है कि इसमें जो पॉपुलेशन के प्रत्येक सदस्य यानी कि जितने भी सदस्य हैं, जितने भी मेंबर हैं, उनको समान मतलब बराबर मौका मिलता है। जैसे अब यहाँ पे इतने पॉपुलेशन दिए हुए हैं तो इसमें हर एक को मौका मिलेगा, हर एक को चांस मिलेगा सेलेक्ट होने का। ये नहीं है कि जो संभावना होती है वो बहुत ही इक्वल होता है। सिंपल रैंडम में हम ये कह सकते हैं। तथा कोई भी सदस्य जो है एक दूसरे के लिए बाधक नहीं बनता है। इस विधि में इकाइयों का चयन जो है सांयोगिक था, जिसे यांत्रिक क्रिया द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है इसके लिए दो मेथड अपनाए जाते हैं। एक लॉटरी मेथड होता है और दूसरा जो है सिंपल रैंडम नंबर टेबल मेथड, यानी कि 2 टाइप्स से जो है सिंपल रैंडम किया जाता है। एक लॉटरी मेथड के थ्रू और दूसरा जो है नंबर टेबल के थ्रू, नंबर टेबल मेथड इसके थ्रू किया जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम। ये जो है दोस्तों स्ट्रेटिफाइड रैंडम, इसको हम स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श भी कहते हैं। जनसंख्या को क्रमबद्ध रूप से इसमें जो है एक क्रमबद्धता में विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। डिवाइड करके जो है प्रत्येक जो स्तर है पर इकाइयों का चयन ढांचा का तैयार कर उसमें से विभिन्न स्तरों के ढांचे से एक यादृच्छिक यानी कि रैंडमली जो है रैंडम मेथड से हम लेते हैं। जब कोई भी जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो विषम यानी कि पॉपुलेशन उसका विषम हो, उससे संबंधित होती है, उसके लिए बहुत ही सर्वाधिक उपयुक्त होता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक क्रमबद्ध रूप से में जो है कि एक इकाई में बांटकर हर यूनिट से रैंडमली लिया जाता है। दोस्तों रैंडम क्या होता है? रैंडम यानी कि हम एक जैसे लॉटरी मेथड हो गया या सिंपल रैंडम नंबर टेबल मेथड हो गया, इसमें हम जो है रैंडमली उस चीज़ को सेलेक्ट करते हैं। हम एक एक ऐसे नहीं कि हाँ यहाँ से चुनाव किए, हम कोई मेथड जो है कि लेते हैं यूज करते हैं। जैसे लॉटरी मेथड को ले लेते हैं तो उसमें हम एक चिट लेते हैं या फिर लॉटरी लेते हैं, उसमें जिसका नाम निकल गया वही हमारा जो है स्टडी पर्सन हो गया, यानी कि वही हमारा जो है सैंपल में सेलेक्ट हो गया, उसी पे हम स्टडी करेंगे। तो वैसे ही स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होता है। फिर इसके बाद है क्लस्टर जो है सैम्पलिंग। ये क्या होता है दोस्तों? ये पॉपुलेशन जब जनसंख्या या पॉपुलेशन या यूनिट जो है आवश्यकता से अधिक हो, यानी कि बहुत ज़्यादा हो, तो ग्रुप के आधार पर हम रैंडम मेथड के थ्रू जो है इसका चयन किया जाता है। ये सैम्पलिंग की यह विधि तब अधिक लाभदायक होती है जब हम किसी भी यूनिट के पास पहुंचने में बहुत ज़्यादा खर्च हो, पहुंचने का व्यय जो है अधिक हो और इकाई के अध्ययन का व्यय जो खर्च हो रहा है वो कम हो, उस टाइम में क्लस्टर सैम्पलिंग किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जो है हम 3 टाइप्स देखे हैं। इसके बाद हम आते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी में। इसमें सबसे पहले कोटा है। कोटा सैम्पलिंग की बात करें तो इस विधि पहले हम नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होता है। जैसे हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, जैसे उसमें संभावना को व्यक्त किया जाता है, इसमें संभावना की बात नहीं की जाती है। इसमें शामिल जनसंख्या के सदस्यों के शामिल होने की जो संभावना ज्ञात नहीं होती है, कितने सदस्य जो है कितने मेंबर इसमें शामिल हुए ये जानकारी नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो रिसर्चर होता है वो अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है मेंबर को सेलेक्ट कर लेता है। इसका मुख्य बेनिफिट जानते हैं क्या होता है? इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो होता है, इसमें कम टाइम लगता है, पैसे भी कम खर्च होते हैं, जो लेबर होता है वो भी कम लगता है, तो और इसके बिना सफलतापूर्वक जो है तैयार किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा दोष जानते हैं क्या दोस्तों नॉन प्रोबेबिलिटी का? इस प्रकार के जो सैम्पलिंग होती है, जो पॉपुलेशन होता है उसका सही जो है प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। नॉन प्रोबेबिलिटी का यही एक डीमेरिट है।
हाँ, तो अब हम आते हैं कोटा जो सैम्पलिंग है उसकी बात करते हैं कि इसको हम कैसे करते हैं। इस मेथड के अंतर्गत जो रिसर्चर होता है व्यक्तियों को उनकी विशेषता यानी कि क्वालिटी के आधार पर अनेक भागों में बांट लेता है। इसके बाद वह जो है प्रत्येक स्तर पर अपनी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग मनमाने ढंग से करता है। यानी कि पहले जो है एक क्वालिटी वाले हैं एक विशेषता के आधार पर, क्योंकि जो उनकी विशेषता है उसके आधार पर बांटता है कि ये क्वालिटी के हैं, ये इस क्वालिटी के हैं, उसमें से बांटकर अपने नीड के अकॉर्डिंग वो ले लेता है। फिर इसके बाद आता है परपोजिव सैम्पलिंग वो होता है जो पूर्व ज्ञान के आधार पर पॉपुलेशन के सैम्पलिंग का चयन किया जाता है, यानी कि पहले का जो ज्ञान है उसके बेस पे। फिर इंसिडेंटल जो सैम्पलिंग है इसमें सुविधा के अनुसार किसी भी इकाई का चयन कर लिया जाता है। इसके बाद है सिस्टमेटिक यानी क्रमबद्ध जो सैम्पलिंग होती है, प्रतिदर्श होता है। इस प्रतिदर्श में पूर्व निर्धारित सूची से चौथे व्यक्ति का चयन होता है। सीमित जनसंख्या के लिए यह जो सैम्पलिंग है टेक्निक अपनाई जाती है, जैसे कम जनसंख्या हो तब, यानी कि एक सूची तैयार की जाती है, उसमें जो चौथा व्यक्ति आएगा उसी को हम सेलेक्ट कर लेंगे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में। फिर इसके बाद जो है स्नोबॉल सैम्पलिंग की बात आती है। स्नोबॉल जो है अनौपचारिक सामाजिक समस्याओं के यानी कि जो इनफॉर्मल सोशल प्रॉब्लम है उसके स्टडी के लिए इसका चयन किया जाता है। इस प्रोसेस के अंतर्गत जो है प्रारंभिक जानकारी जो है कुछ व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की जाती है। इसके बाद ये व्यक्ति जो है कुछ और व्यक्तियों का नाम जानकारी के लिए बताते हैं। यह प्रक्रिया ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है दोस्तों जब तक एक वांछित प्रतिदर्श यानी सैम्पलिंग प्राप्त न हो जाए, तब तक स्नोबॉल का जो सैम्पलिंग है तब तक चलता रहता है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट दोस्तों, इसके बाद स्टेप है राइटिंग और रिसर्च प्रपोजल, कि किस तरीके से एक रिसर्च प्रपोजल को लिखना चाहिए उसकी बात हम करेंगे। रिसर्च प्रपोजल दोस्तों एक 5वें नंबर का स्टेप आता है। ये जो है कि 3 से 7 पेज का एक डॉक्यूमेंट होता है। किसी भी रिसर्च परियोजना को मानने या स्वीकार करने से पहले उसका प्रस्ताव यानी प्रपोजल प्रस्तुत किया जाए। यह अवधारणा कई संस्थान यानी कई इंस्टीट्यूट जो है बहुत ही कंपलसरी कर देते हैं। इसके द्वारा जो रिसर्च प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन करने का आधार भी प्राप्त होता है। ये सारे जो है कि चीज़ों के लिए बनाया जाता है। ये जो है एक रिसर्चर के थ्रू लिखा जाता है। यह दस्तावेज संपूर्ण अनुसंधान प्रक्रिया की रूपरेखा एवं विस्तृत विवरण देता है। अनुसंधान प्रस्ताव जो है किन कारणों से लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि अनुसंधान यानी रिसर्च की प्रामाणिकता की आवश्यकता के लिए लिखा जाता है। इसमें जो है कि किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए एक रिसर्च प्रपोजल के लिए। सबसे पहले हमें बेनिफिट को ध्यान देना चाहिए, यानी कि रिसर्च प्रपोजल से हमें क्या लाभ होगा, इसके जो बेनिफिशियरी है यानी कि लाभार्थी हैं वो कौन होंगे, ये ध्यान देना होता है। फिर उसके बाद जो है कि सर्वे मेथड्स यानी जो भी सर्वेक्षण की विधि है इस विषय से लेकर वो हमें जानना चाहिए। उसके बाद फंडिंग एजेंसी यानी कि कौन कौन एजेंसी है जो फंडिंग देगी, कौन इसको मदद करेगा इस प्रोजेक्ट में, उसका जिक्र करना चाहिए। फिर टर्म की बात आती है कि इसकी अवधि क्या रहेगी, क्या क्या इसमें फैसिलिटीज़ प्राप्त होगी, धन कितना मिलेगा, पैसे कितने खर्च अर्जित होंगे, ये सारी चीज़ें हम टर्म में डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद जो है आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ मेंबर्स, जो भी मेंबर हैं उनका एक आइडेंटिटी दिया जाता है, परिचय पत्र उनके साख के विषय में बताना होता है। तो इस तरीके से राइटिंग जो रिसर्च प्रपोजल का होता है उसमें इन सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आता है कलेक्टिंग डाटा यानी कि डाटा कलेक्शन। अब इन सारी चीज़ों को करने के बाद दोस्तों डाटा को कलेक्ट करने की बात आता है। इसमें हमें इसमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए कि एक शोधकर्ता यानी रिसर्च
टेस्ट की प्रकृति, उसका क्षेत्र, उद्देश्य, कितने पैसे लगेंगे, समय कितना है आदि को देखकर जो है वो डाटा कलेक्शन के लिए मेथड को सेलेक्ट करता है। यानी कि प्राथमिक जो प्राइमरी डाटा सर्वे है उस या प्रयोग के द्वारा एकत्र किए जाते हैं। यदि ये जो मतलब कि ये जो डाटा कलेक्शन होता है प्राइमरी मेथड के थ्रू शोधकर्ता किसी प्रयोग को आयोजित करता है तो वह उसके लिए एक जो है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट का चयन करता है और उन पद्धतियों का एक हाइपोथेसिस का टेस्ट करने के लिए एनालिसिस किया जाता है। यानी जब वो डाटा कलेक्शन एक जो है कि क्वांटिटेटिव डाटा को मेजरमेंट के लिए चयन करता है और उस समय वो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए भी एनालिसिस किया जाता है। तो ये कलेक्टिंग डाटा जो होता है दोस्तों, इसमें कौन कौन से हम मेथड के थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑब्जर्वेशन, किसके थ्रू, ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण या अवलोकन के थ्रू किया जाता है। इसमें जो जांचकर्ता के स्वयं के अवलोकन के माध्यम से जो है जानकारी एकत्रित की जाती है और प्राप्त की गई जो जानकारी होती है वर्तमान घटनाओं से संबंधित होती है, लेकिन ये बहुत ही महंगी होती है दोस्तों। ऑब्जर्वेशन मेथड जो होता है इस विधि द्वारा जो है सीमित जानकारी ही एकत्रित की जाती है। यह विधि बहुत ही बड़े न्यायाधीश के लिए सैम्पलिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके बाद टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब सर्वे को बहुत ही कम समय में पूरा किया जाना हो। इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू है। पर्सनल इंटरव्यू का यूज कब किया जाता है, इस मेथड में क्वेश्चन पहले से निर्धारित होता है, डिसाइड होता है। इस मेथड से जो जानकारी मिलती है वो इंटरव्यूअर की योग्यता पर निर्भर करता है। जो साक्षात्कार करता है, जो इंटरव्यू लेने वाला है, उसके जो योग्यता है उस पर निर्भर करता है। उसके बाद शेड्यूल यानी कि अनुसूचियाँ। इस विधि में जानकारी एकत्रित करने के लिए एन्यूमरेटर की नियुक्ति की जाती है। अनुसूचियों में प्रासंगिक प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। दोस्तों कभी कभी हमें ये शेड्यूल और पर्सनल इंटरव्यू जो क्वेश्चनायर होता है इसमें डिफरेंसेस समझ में नहीं आते हैं। दोस्तों क्या होता है कि जो शेड्यूल होता है उसमें हमें एक जो पर्सन है उसके सामने बैठकर ही लेना होता है, लेकिन जो क्वेश्चनायर होता है जैसे मेल्ड क्वेश्चनायर है, ये जो क्वेश्चनायर होता है उसमें क्या होता है कि उसमें हमें जो इंटरव्यू जिसका लेना है उसके सामने उपस्थित रहना जरूरी नहीं है। उसको हम मेल करके या ऐसे भी करवा सकते हैं, किसी भी साधन से भेजकर इंटरनेट से वैसे भी कर सकते हैं। यही शेड्यूल और क्वेश्चनायर में मेन डिफरेंसेस हैं। हाँ, तो इसके बाद मेल्ड क्वेश्चनायर की बात आती है। मेल्ड क्वेश्चनायर क्या होता है, यह मेथड प्रोफेशनल सर्वे में सबसे अधिक उपयोगी होता है। प्रश्नावली के लिए परीक्षण के लिए एक पायलट टेस्ट भी आयोजित किया जाता है। यानी कि इसका जो क्वेश्चनायर बनाते हैं उसको हम पायलट टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम स्टडी करते हैं और पायलट टेस्ट करने के बाद उसका हम टेस्ट लेते हैं कि कितना ये रिलायबल है, कितना इसकी एक्यूरेसी है। वो टेस्ट करने के बाद हम फिर से जो है कि एक रियल जो भी हमें सर्वे करना है वो हम करते हैं क्वेश्चनायर के थ्रू। तो इस तरीके से दोस्तों जो डाटा कलेक्शन होता है उसमें हमें इन सारे टूल्स का यूज करना होता है। इसके बाद जो है प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, यानी कि जो हम डाटा कलेक्शन कर लिए, इसके बाद जो है हमें क्या क्या प्रोसेस अपनाना होता है और कैसे हम ऑनलाइन एनालाइज करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डाटा कलेक्शन के बाद जो प्रोसेसिंग होता है उसमें सबसे पहले हम एडिटिंग करते हैं। यानी जो हमारे पास डाटा आया है उसको एडिट करना, यानी उसमें शुद्धि की प्रक्रिया को संपादन कहा जाता है। यानी जो भी हम उसमें शुद्धता लाते हैं वो जो है कि एडिटिंग कराता है। संपादन का मुख्य उद्देश्य जो होता है, इसका ऑब्जेक्टिव, एडिटिंग को हम संपादन करते हैं। उद्देश्य प्रतिवादी द्वारा जो है प्रदान किए गए गलत अनुमान, गलत वर्गीकरण, त्रुटि की पहचान करना एवं उनको कम करना होता है। संपादन के माध्यम से
कूट लेखन यानी कि कोडिंग जो के लिए जो है डाटा की क्वालिटी में सुधार किया जाता है। यानी हम एडिटिंग अगर करेंगे, एडिटिंग क्यों करते हैं? कोडिंग के लिए। जब हम एडिटिंग करेंगे तभी हम कोडिंग का भी हेल्प करते रहते हैं। यानी कोडिंग क्या होता है कि किसी वेरिएबल के माप पर डिपेंड करता है। इसके लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो डाटा है वो क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटिव है। तो क्वांटिटिव जो होता है दोस्तों, क्वांटिटी और स्पष्ट जानकारी को हम संख्यात्मक मूल्यों में परिवर्तित करके संसाधित किया जाता है। यह उस स्तर पर किया जाता है जब डाटा की श्रेणियों को प्रतीकों में परिवर्तित करते हैं, जिन्हें बाद में हमें एक सारणी में, एक टेबल में गिनना होता है या गिना जा सकता है। और जो हमारा क्वालिटेटिव होता है उसमें जो शोधकर्ता होता है वो सभी साक्षात्कार की प्रतिलिपि के माध्यम से चलता है, जिसमें लोग एक ही घटना को जो है व्यक्त करने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों ये जो कोडिंग होता है इसमें हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि जो वेरिएबल्स हैं वो उस किस पे डिपेंड है। क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटेटिव की क्वांटिटिव। क्वालिटेटिव वह डाटा होता है दोस्तों जो जिसमें एक जो रिसर्चर है जब उसमें इंटरव्यू लेता है, जो भी आंसर है इंटरव्यूअर का, तो उसमें कैसा वो शब्द का यूज किया है, यानी एक ही घटना को, एक ही बात को जो है कितने वे में कहा जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हम कोडिंग में ही डिसाइड कर लेते हैं। सेम बात तो नहीं कही जा रही है, ये सारी चीज़ें। और क्वांटिटी को भी उसी में हम उसको जो श्रेणी में है कि किसी प्रतीक में है, उन सारी चीज़ों को हम क्लैरिफाई करते हैं कोडिंग के थ्रू। इसके बाद आता है दोस्तों क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है दोस्तों? इसमें जो है 3 तरह से किया जाता है, एक सिंपल, मैनीफोल्ड एंड अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल्स। सिंपल क्लासिफिकेशन की बात करें तो इस क्लासिफिकेशन में हम केवल एक विशेषता यानी कि जो इसके अंदर एक क्वालिटी है उस पर विचार करते हैं और संपूर्ण जो समष्टि को 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। जो पहला समूह है जिसमें एक विशेष क्वालिटी वाला आदमी है और एवं दूसरा समूह जिसमें कोई क्वालिटी नहीं है। सिंपल में हम यही करते हैं, जो क्लासिफिकेशन करते हैं 2 तरह का रहता है। फर्स्ट में एक में क्वालिटी रहेगी, एक में नहीं रहेगी। ऐसे हम जो है कि इसमें नहीं रहेगी, इसमें रहेगी, तो इस तरीके से हम बांटते हैं। सिंपल में फिर मैनीफोल्ड आ गया। मैनीफोल्ड जो क्लासिफिकेशन होता है दोस्तों, इसको हम कहते हैं बहुसंख्यक वर्गीकरण। इस वर्गीकरण में हम एक साथ 2 या अधिक विशेषताओं पर विचार करते हैं और डाटा को कई वर्गों में बांट देते हैं। इसमें जैसे सिंपल में एक ही क्वालिटी वाले लोगों को ले रहे थे, लेकिन मैनीफोल्ड में ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे बहुविशेषता वालों को भी ले सकते हैं। इसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग जो है आपका जो एज, इनकम, वेट, टैक्स, प्रोडक्शन आदि संबंधित जो भी डाटा के साथ किया जाता है, ऐसे जो क्वांटिटिव डाटा को वेरिएबल के सांख्यिकी के रूप में जाना जाता है और उन्हें क्लास इंटरवल के आधार पर एक क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन दोस्तों 3 तरह से होते हैं, सिंपल, मैनीफोल्ड एंड अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल्स। फिर इसके बाद टैबुलेशन की बात होती है। टैबुलेशन यानी कि सारणीकरण, टेबल बनाना। यह जो टेक्निक होता है, तकनीकी प्रक्रिया का एक भाग है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, ये जो है जो क्लासिफाइड डाटा है उसको टेबल में इसको दर्शाना होता है। ये कच्चे आंकड़ों का सारांश यानी कि एक समरी है, एक एनालिसिस करने के लिए व्यवस्थित रूप में प्रदर्शित करने की प्रक्रिया है। इस उद्देश्य के लिए यांत्रिक उपकरणों का भी उपयोग किया जाता है, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंटल टूल्स हैं उसका भी इंस्ट्रूमेंट का भी यूज किया जा सकता है। यदि डाटा की संख्या बहुत अधिक है तो ये टैबुलेशन करने के लिए हम कंप्यूटर का भी यूज कर सकते हैं। यह डाटा को कॉलम में और रो में जो है दर्शाने में भी एक क्रमबद्ध व्यवस्था भी करता है। इस तरीके से निम्नलिखित कारणों से आवश्यक होता है। ये जो है कंपैरिजन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। इसमें मदों का योग करना और त्रुटियों का पता लगाना भी बहुत ईजी होता है। यह सांख्यिकी जो भी स्टैटिकल गणना है उसके लिए भी एक बेस
प्रोवाइड करता है, टैबुलेशन के थ्रू ही हम करते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों एनालाइजिंग यानी कि जो डाटा है उसका कैसे विश्लेषण करें। दोस्तों जो टैबुलेशन के बाद जो है विभिन्न गणितीय और सांख्यिकी तकनीकों की सहायता से जो है डाटा का विश्लेषण किया जाता है, जैसे परसेंटेज, एवरेज, कोरिलेशन, रिग्रेशन आदि जो है किया जाता है, जिसमें हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा पर निर्भर करता है। ये सारे हम एनालिसिस करते हैं एनालाइजिंग के थ्रू। तो इसमें हम क्वालिटेटिव जब एनालिसिस की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है एनालिसिस के दृष्टिकोण से कई बार व्यक्तिगत हो सकता है और इसमें मुख्य रूप से कुछ नियम एवं प्रक्रियाएं हो सकती हैं। इसमें एक रिसर्चर जो सामग्री विश्लेषण की प्रक्रिया को अपनाता है। सामग्री विश्लेषण का अर्थ है कि मुख्य विषय की पहचान करने के लिए साक्षात्कार की सामग्री का विश्लेषण करना। इसके जो है कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि जो मेन सब्जेक्ट हैं उसको क्लियर करना चाहिए, कूट निरूपित करना चाहिए और मुख्य विषयों के अंतर्गत प्रक्रियाओं को वर्गीकृत करना, रिपोर्ट के मूल पाठ में विषयों और प्रक्रियाओं को एकत्रित करना आदि होना चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बाद यानी कि परिणात्मक विश्लेषण क्या होता है। यह विधि जो है, यह मेथड अच्छी तरह से अविकल्पित और प्रशासित सर्वेक्षण के लिए शाब्दिक प्रश्नावली का उपयोग करने के लिए सबसे बहुत ही उपयोगी होता है। इसमें जो डाटा का एनालिसिस होता है वो मैन्युअली भी होता है, कंप्यूटर के हेल्प के थ्रू भी किया जाता है। तो इस तरह से दो तरह से एनालाइजिंग होता है। इसके बाद दोस्तों आता है लास्ट स्टेप है राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट, यानी कि रिसर्च रिपोर्ट अब फाइनल आ गया कि किस तरीके से रिपोर्ट को राइटिंग करना है, जो भी रिसर्च हमारा एनालिसिस के बाद आया। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि रिपोर्ट का टाइटल क्या होगा। टाइटल ऑफ रिपोर्ट यानी कि जो भी रिपोर्ट के शीर्षक है उसको बनाया जाता है। सबसे पहले इसमें जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स आता है सेकेंड नंबर पे। टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी कि विषय जो है सूची क्या होगी उसको हम बताते हैं। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट या सिनॉप्सिस रहता है, जो भी सार या सारांश हो उसके बारे में। इसके बाद इंट्रोडक्शन यानी कि जो भी हमारे रिसर्च किए हुए हैं उसका एक परिचय देना, उसके बारे में जो भी है टॉपिक। फिर मेथडलॉजी, कौन कौन से मेथडलॉजी को हम यूज किए हैं अपने जो रिसर्च में उसका हम जिक्र करते हैं। इसके बाद जो भी हमारा रिजल्ट आया है जो भी रिसर्च का, उसमें उसका हम डिस्कस करते हैं, उस रिजल्ट को बताते हैं। जैसे वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, तो उस रिजल्ट को यहाँ पे बताते हैं। फिर इसके बाद जो है डिस्कशन, यानी अब जो रिज़ल्ट आ गया उसका हम डिस्कशन करते हैं कि उसमें क्या क्या हुआ, कैसे आया और प्रेजेंट से जो भी स्टडी उससे रिलेटेड हुए हैं उसका क्या डाटा आया, उसके कितने व्यूज़ आए, उन सारे परसेंटेज को इससे कंपेरिजन करके फिर हम कंक्लूजन पे जाते हैं कि हमारा रिसर्च क्या न्यू लेकर आया है और सारे प्रॉब्लम्स के बारे में ये सारी चीज़ें हम कंक्लूजन में देते हैं। फिर रिकमेंडेशन की बात आती है कि हम जो फ्यूचर में रिसर्च होंगे उसमें हमें क्या करना चाहिए, आगे जो हमसे छूट गया है उसके अलावा आगे आने वाले जो रिसर्चर हैं क्या कर सकते हैं, रिकमेंडेशन के थ्रू हम रिकमेंड करते हैं। और इसके बाद जो है बिब्लियोग्राफी, कौन कौन से हम बुक को यूज करें, कौन से आर्टिकल को, कहाँ पे हम इससे रिलेटेड जो भी हम चीज़ें लिए हैं स्टडी करने के लिए, रिव्यू लिटरेचर जो किए हैं वो सारी चीज़ें कहाँ से किए हैं वो हम बिब्लियोग्राफी में रेफरेंसेस देंगे, रेफरेंसेस के थ्रू। और इसके बाद जो है अपेंडिक्स, कौन कौन से हम क्वेश्चनर यूज किए हैं, कैसी प्रश्नावली शेड्यूल यूज किए हैं, कि हम कौन सी टूल्स को यूज किए हैं उसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी देंगे, और कैसा क्वेश्चनर बनाए थे ये सारी अपेंडिक्स में हम देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जो है हमारा जो रिसर्च का स्टेप है वो जो है सबसे पहले हम देखे हैं कि
प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किए हैं, एक रिसर्च का स्टेप जो चलता है, उसके बाद जो है हम हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसके बाद एक रिसर्च डिज़ाइन की कि कैसा हमारा रिसर्च होगा उसके बारे में हम जाने हैं। उसके बाद हम सैम्पलिंग कैसे सेलेक्ट करते हैं और रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखते हैं और डाटा को कलेक्ट एंड प्रोसेसिंग और एनालाइजिंग कैसे करते हैं और फिर फाइनली हम रिसर्च रिपोर्ट कैसे बनाते हैं उसको जाने हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो है क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।